एडवोकेट सुनील चौहान खास बातचीत में है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा के सामने जो फिलहाल परिस्थितियां हैं, क्या जो है पॉलिटिकल सिनेरियो ये देख रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी की आगे जो है राजनीति बढ़ने वाली है और आने वाले समय में क्या कुछ बड़े कदम भाजपा की तरफ से रहने वाले हैं। मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी, कौन बेस्ट सीएम है, किसको आप पसंद करते हैं, किसके काम आपको अच्छे लगते हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि ज्यादातर सुनने में आता है कि नायब सिंह सैनी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी जी का तो अभी 100 दिन का कार्यकाल हुआ है, अभी तो शुरुआती है उनके। अभी इतनी जल्दी ये नहीं लिखा जा सकता कि कार्यकाल कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, आगे का काम क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम होप कर सकते हैं कि आने वाले समय में वो अच्छा काम करेंगे। बीजेपी में भी कुछ लीडर्स ऐसे थे जो ऐसी अप्रोच रखते थे कि शायद उनका चीफ मिनिस्टर का नंबर आने वाला है, और उनका चीफ मिनिस्टर का नंबर आएगा मनोहर लाल जी के जाने के बाद। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी के साथ न्याय नहीं किया। पिछले चुनाव में आपको ध्यान होगा कि नारा बड़ा गूंजा राजस्थान में कि बीजेपी से बैर नहीं और सिंध या तेरी खैर नहीं, यानी कि मुख्यमंत्री का विरोध था वहां पर सीधे सीधे। तो वही चीज आपको नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में भी थी और यह आवाज लगातार उठ रही थी, जनता जनार्दन भी यह बात बोल रही थी कि बीजेपी से बैर नहीं, बीजेपी के काम अच्छे हैं, नीतियां अच्छी हैं, बीजेपी की कार्यशैली ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री हमें रास नहीं आ रहा, मुख्यमंत्री हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, मुख्यमंत्री की कार्यशैली हमें पसंद नहीं है। मैं तो आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं ना। मैं आप क्यों होंगे? आप तो खट्टर भगत, आपके तो वो खट्टर भक्ति की पट्टी बंधी हुई। फिर तो आप मुझसे सवाल ना पूछें। लोग भूले नहीं है, आपसी वाद विवाद तो बहुत छोटी बात है भाई मेरे, लोग भूले नहीं है हुड्डा का 10 साल का कुशासन, जहां उसने किस प्रकार से जमीनों को लूटा, कैसे भाई भतीजावाद उसने आगे बढ़ाया, कितने बड़े लेवल पे करप्शन करी और कैसे अपने चहेतों को नौकरियां बांटी इन लोग, और कैसे एक भ्रष्ट सरकार उसने चलाई। तो इन बातों को भूले नहीं है लोग, भूले नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल रोहतक, सोनीपत, झज्जर का जिला परिषद का चेयरमैन बन के रह गया, बजाय कि पूरे प्रदेश को देखने गए वो 3 स्टेट से बाहर निकला ही नहीं। लेकिन आपको नहीं दिखता आपके बीजेपी में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है नजारा? पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो आपको ध्यान होगा घमासान से मचा हुआ है, आपके मंत्री बगावत कर रहे हैं, खुला अपनी पार्टी अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आप अनिल विज जी की बात कर रहे हैं, हाँ ये ठीक बात है, वो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हैं, सीनियर लीडर हैं, और उनकी कुछ ग्रीवेंसेस थी जो उन्होंने, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर रखना चाहिए था, बजाय कि इस बात को इतना ओपन नहीं रखने के। ये मेरे चर्चाएं चल रही तो उसको लेकर आप क्या सोच? नहीं, मुझे ये सोचना ही नहीं है, वो जिस चीज के अपना जो जिस गांव जाना ही नहीं तो उसका रास्ता अपने को क्यों पता करना है? तो ये अपने सोचने से बाहर की बात है। मैं जानता हूं, सोचना नहीं, मैं जानता हूं पार्टी में, मैं कह रहा हूं, मैं पार्टी के अंदर अपना एक मैकेनिज्म है और ऐसे इश्यूज को कैसे टैकल करना पार्टी जानती है। तो क्या मान के चले, मनोहर लाल खट्टर को लेकर गाय बगाए चर्चाएं चलती हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है जगत प्रकाश नड्डा को हटाकर? मैं तो आपको कह रहा हूं कि ये पॉसिबिलिटीज हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी किसी दिन माननीय मनोहर लाल जी हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद एक बार फिर हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी जिले में। जगह वही है लेकिन मुद्दा नया है, मुद्दे की चर्चा करेंगे और मुद्दों की चर्चा में आज वही शख्सियत हमारे साथ हैं जो अक्सर हर मुद्दे पर बेबाक राय रखते हैं या फिर यूं कहें कि सीधे तौर पर भाजपा का पक्ष लेते नजर आते हैं, बीजेपी का पलड़ा भारी करते हुए दिखाई देते हैं। वही इंसान हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार मनोहर लाल खट्टर की भक्ति में चूर रहते हैं, मनोहर लाल खट्टर के कट्टर समर्थक हैं, एक तरीके से उनके जबरदस्त अनुयायी हैं और उनको आदर्श मानते हुए अपने राजनीतिक पथ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एडवोकेट सुनील चौहान खास बातचीत में है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा के सामने जो फिलहाल परिस्थितियां हैं, क्या जो है पॉलिटिकल सिनेरियो ये देख रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी की आगे जो है राजनीति बढ़ने वाली है और आने वाले समय में क्या कुछ बड़े कदम भाजपा की तरफ से रहने वाले हैं। तो इसके साथ ही एक और बड़ा मुद्दा जो फिलहाल गौण सा हो चुका है किसान आंदोलन का, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। एडवोकेट साहब बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद प्रिंस भाई, और बड़े जोश के साथ आपने मेरा जो इंट्रोडक्शन दिया, आपका शुक्रिया। आपका प्लेटफॉर्म, आपके साथ भी, आपके पिताजी के साथ भी, हम अक्सर जो भी राजनीतिक मुद्दे होते हैं उस पर चर्चाएं करते हैं, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। प्रबोधन में आपने कहा कि भाई मनोहर लाल भक्त अनुयायी, प्रिंस भाई
लांबा साहब के साथ भी मैं बात शेयर करता हूं, मैं आपके साथ भी बात शेयर कर रहा हूं। अगर आप पिछले 10 साल की राजनीति को देखेंगे, क्या बदलाव आए, और उससे पहले के आप समय को देखेंगे, तो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जो राजनीति समझ रखते थे, या जो सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि हमारी ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, ऐसी चीज़ें हमारे सामने हो, एक ट्रांसपेरेंसी हो, चीफ मिनिस्टर ईमानदार हो, अपने परिवार को ना पाले, जिसका जो हक है वो हक उसको दिलवाए, ऐसे व्यक्ति अगर हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे तो प्रदेश अच्छा चलेगा। मैं अगर मनोहर लाल जी के फेवर में मैं कोई बात कहता हूं तो उसके पीछे फैक्ट्स हैं। वो फैक्ट्स हैं उन 10 साल की कार्यशैली, 10 साल का कार्यकाल, और उसका रिजल्ट भी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और वैसे ही अप्रोच लेके, वैसी मैनेजमेंट की अप्रोच लेके, वैसी सोच लेके मनोहर लाल जी आज एलिवेट होकर दिल्ली गए। दिल्ली के विधानसभा चुनाव का प्रबंधन उनके पास था, और वहां भी आप देखेंगे 48 सीटों के साथ एक मैसिव मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। और मैं अगली बात और आपके साथ शेयर कर लेता हूं, वो बिहार के भी प्रभारी हैं, और आने वाले समय में बिहार में चुनाव है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। इसलिए ये फैक्ट्स हैं जिस कारण मैं उस व्यक्ति को मैं अपना आदर्श मानता हूं। ठीक है, सुनील जी, आपने कहा कि मनोहर लाल खट्टर का सबसे ज्यादा रोल रहा तीसरी बार सरकार बनने में, लेकिन आपको ध्यान होगा ठीक उससे पहले जब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था, गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी को प्रोजेक्ट कर दिया कि अगले सीएम हमारे नायब सैनी ही हैं, और उसके बाद बीजेपी को 48 सीटें मिलती हैं। आपको नहीं लगता कि अकेले मनोहर लाल खट्टर को सरे देना कि जायज है, उचित है? भाई, आपको फैक्ट्स के साथ चलना चाहिए। जिस दिन अमित शाह जी ने कहा था कि आने वाला चीफ मिनिस्टर हमारा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नायब सिंह सैनी होंगे, उस दिन वो नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर थे। ऐसा नहीं है कि उसके बाद सीएम बने थे, सीएम होते हुए ये डिक्लेयर किया गया था। और दूसरी बात, ये सही बात है, चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप पत्रकार हैं, आपने पूरे चुनाव को कवर किया, बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स के साथ आप और आपकी फैमिली जुड़ी हुई थी। आप गांव-गांव गए, आपने चौपालों पर आपने सुना कि जो लोग वोट कास्ट कर रहे थे उनके पीछे उनकी मंशा क्या थी। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मेजॉरिटी लोगों ने कहा होगा आपको कि जो 10 साल की सरकार ने काम किया, हम उससे खुश होकर इस प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। आपको एक और बात बता देते हैं, हमने एक और चीज भी ऑब्जर्व की जब हम चुनाव के अंदर घूम रहे थे, हमने ये भी सुना लोगों के मुख से कि जो पिछले मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उससे अच्छा सीएम। ये एक भी पॉजिटिव बात है, नया चीफ मिनिस्टर आया था। मैं भी ये कहता हूं कि बहुत लोगों ने नायब सिंह सैनी जी की तारीफ की, आज भी नायब सिंह सैनी जी की बहुत सी चीजों की तारीफ करते हैं। लेकिन आपको एक और चीज मैं बता दूं, आपने फैक्ट का जिक्र किया, फैक्ट भी मैं आपको बता देता हूं। आज के दिन हरियाणा प्रदेश के किसी हिस्से में आप चले जाइए, किसी गांव के अंदर आप चले जाइए, आप जब मुख्यमंत्री का नाम लेंगे और जब दो नेताओं के बीच कंपैरिजन करेंगे, मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी, कौन बेस्ट सीएम है, किसको आप पसंद करते हैं, किसके काम आपको अच्छे लगते हैं, तो सबकी जुबान पर सिर्फ नायब सैनी का नाम देखने को मिलेगा। और ये फैक्ट है। देखो, इसके लिए आपको इतनी जल्दी जोश में नहीं आना चाहिए और इतनी जल्दी आपको कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी को तो अभी बहुत फैसला नहीं किया, हम जनता की बात बता रहे हैं, हम जनता की जुबान नहीं बता रहे हैं, हमने सर्वे किया, हम उस आधार पर मैं आपको बताऊं बात, ये ठीक है, ये एक नैरेटिव सेट आज हो रहा है, इसके पीछे के भी रीजन है मैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। ये बिल्कुल सही बात है कि ज्यादातर सुनने में आता है कि नायब सिंह सैनी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु मैं कहता हूं कि ये जो फैक्ट्स हैं उनको आप अच्छे से कंपेयर करके देखें। नायब सिंह सैनी जी का तो अभी 100 दिन का कार्यकाल हुआ है, अभी तो शुरुआती है उनके, अभी इतनी जल्दी ये नहीं लिखा जा सकता कि कार्यकाल कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, आगे का काम क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम होप कर सकते हैं कि आने वाले समय में वो अच्छा काम करेंगे। मोटा मोटी बात यह है कि बीजेपी के काम को अप्रिशिएट किया जाता है। हाँ, मैं इस बात से भी सहमत हूं, मैं ये कहता हूं, बहुत बार मैंने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी के साथ न्याय नहीं किया, और उसका बड़ा कारण ये रहा कि एक समय ऐसा आ गया था, शायद ये कैमरे पर इस तरह शेयर करने वाली बात ना हो, कि बीजेपी में भी कुछ लीडर्स ऐसे थे जो ऐसी अप्रोच रखते थे कि शायद उनका चीफ मिनिस्टर का नंबर आने वाला है, और उनका चीफ मिनिस्टर का नंबर आएगा मनोहर लाल जी के जाने के बाद, और इसके लिए उन्होंने जो उनसे अफेक्टेड जो थे, उनसे ज़्यादा जो नज़दीकियाँ रख रहे थे कार्यकर्ता, और वो संगठन में उनका दबदबा भी था,
उनमें ये बात पुश करनी शुरू कर दी कि मनोहर लाल जी की वजह से कहीं ना कहीं तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही, अदरवाइज तुम्हारा पता नहीं क्या बन जाता। देखो, जब आप ट्रांसपेरेंसी से काम करते हो तो कुछ लोग आपके खिलाफ भी होते हैं, और सब लोग, मैं बात करता हूं, मैं भी गांव का सरपंच रहा हूं, मैंने नोटिस भी किया है कि हर आदमी आपसे खुश नहीं हो सकता। और मैं अगली बात ये कहता हूं, हर आदमी को खुश होना भी नहीं चाहिए, कुछ लोगों को तो आपसे नाराज होना चाहिए, क्योंकि जो लोग गलत हैं, अब इस व्यवस्था में बहुत लोग थे जो बहुत गलत तरीके से, और आम आदमी भी ये कहता था कि यार हम परेशान हैं, पता नहीं हिंदुस्तान की लीडरशिप कब चेंज होगी, हिंदुस्तान में कब अच्छे नेता आएंगे। तो जो अब अच्छा नेता आया और उसने जब चीज़ों को चेंज किया, सिस्टम को चेंज किया, तो लाजमी है कि जो लोग इससे इफेक्ट हुए, जो लोग सिस्टम का फायदा उठा रहे थे, उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया, तो वो लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तीसरी बात मैं कहूं, जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, वो वोट तो कास्ट करता है लेकिन वोकल कम है, बोलता कम है। इसलिए जो गलत लोग हैं, जो इस व्यवस्था का गलत तरीके से फायदा उठाते हैं, कई बार वो अपना नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाते हैं। ये बात ठीक है, आपने इस पूरे मामले में एक बीच बात बोली और सीधे तौर पर आपने भाजपा के भी कुछ लोगों को दोषी ठहराया इस बात के लिए। सीधे तौर पर आपने टारगेट भी किया है जो लोग सीएम बनने की लालसा मन में रखते हैं, सीएम बनने का सपना देख रहे थे, यानी कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोल सकते हैं जिस चीज को, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं था, सीधी बात यह है। लेकिन आपने उन लोगों को दोषी ठहराया कि उन्होंने एक नैरेटिव बना दिया कि मनोहर लाल खट्टर एक काबिल मुख्यमंत्री थे ही नहीं, वो जनता में पकड़ नहीं बना पाए, जनता के दिलों में बस नहीं पाए। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है, आपने उन लोगों को दोषी ठहराया, लेकिन कहीं ना कहीं कमी मनोहर लाल खट्टर की आपको नहीं लगता, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के रहे हैं, उनकी भी रही है। पहला कार्यकाल 2014 में आपका शुरू हुआ, पहली बार बहुमत की सरकार बीजेपी की हरियाणा प्रदेश में बनी 47 सीटों के साथ। उसके बाद दूसरी बार जब 19 में चुनाव होता है तो आपकी लंगड़ी सरकार आती है, आपको गठबंधन करना पड़ता है सत्ता में रहने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि 5 साल में कोई ना कोई कमी जरूर रही, जो आपकी सीटें 7 सीटें घट गई और आप 40 पे जा बैठे और आपको गठबंधन करना पड़ा। उसके बाद जब 2019 के बाद 5 साल सरकार आपकी रही, सत्ता आपके पास रही, अंत तक आते आते ये चर्चाएं शुरू हो चुकी थी कि 2024 के अंदर बीजेपी का सूपड़ा साफ है। और आपको नहीं लगता कि यही सबसे बड़ा डर भाजपा का था कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा मजबूरी में? अगर आपकी बात को सही माना जाए तो उसका तो रिजल्ट ये आना चाहिए था कि बीजेपी बड़े मार्जिन से हार जानी चाहिए थी, क्योंकि देखो चुनाव था सितंबर में। उस हार को जीत में बदलने के लिए बदलाव हुए नहीं हुए, आप बता दीजिए। मैं कहता हूं, आप पत्रकार हैं, पूरे प्रदेश को घूमते हैं और अब तो काफी लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं और पॉलिटिकल इश्यूज को समझते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मार्च में नया मुख्यमंत्री आता है और सितंबर में चुनाव है, 6 महीने में नायब सिंह सैनी ने ऐसा क्या कर दिया कि जिससे चुनाव का रिजल्ट पलट जाए? और दूसरा, पूरे चुनाव में आपने चुनाव को कवर किया, जो लोगों ने वोट कास्ट किया बीजेपी को, उनके पीछे माइंडसेट क्या था ये मैं आपको बताता हूं। हर व्यक्ति का माइंडसेट जो बीजेपी को वोट कास्ट कर रहे थे वो ये था कि 10 साल बहुत अच्छी और ईमानदार सरकार चली है। कौन मुख्यमंत्री था? माने मनोहर लाल जी। और 6 महीने में ना ही नायब सैनी जी या कोई और भी 6 महीने में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर प्रदेश में खिलाफ कोई लहर है तो उसको पॉजिटिव ला सके। मैं आपको बता रहा हूं, कैरेक्टर और अपनी सोसाइटी का ये कैरेक्टर है। सोसाइटी में जो लोग हल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं, ज्यादातर वो, और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा है ही, वो ज्यादातर जुड़े हुए थे कांग्रेस से, अलग उलग करने वाले। और लोग आप बिल्कुल सहज भाषा में और अपने बिल्कुल धीमी आवाज में बातों को घुमाने का काम कर रहे हैं। आप सुनिए, आप सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, कोई नहीं, आप बता दीजिएगा, आप सवाल तो सुनिए। आपने कोई जवाब कंप्लीट नहीं हुआ था। 10 साल में अपने आप को राजनीतिक हाशिए पर महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने शोर मचाना ज्यादा शुरू कर रखा था। पर उनको ये और उसी को पत्रकार हो या कोई और हो, ये समझ बैठा था कि ये जो बोल रहे हैं रिजल्ट भी ऐसा ही आने वाला है। परंतु सच्चाई ये थी कि प्रदेश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो 10 साल के कार्यकाल से बहुत खुश था और उसने मन बना लिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर बनाएंगे। तो राजस्थान में जब चुनाव हुए, पिछले चुनाव के अंदर आपको ध्यान होगा आपकी सरकार चली गई, इस बार के चुनाव में आपकी सरकार बनती है, और सरकार क्यों बनी उसका कारण आप साफ तौर पर जानते भी हैं कि आपने मुख्यमंत्री बदल दिया। पिछले चुनाव में आपको ध्यान होगा कि नारा बड़ा गूंजा राजस्थान में कि बीजेपी से बैर नहीं और सिंध या तेरी खैर नहीं।
यानी कि मुख्यमंत्री का विरोध था वहां पर सीधे सीधे। तो वही चीज आपको नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में भी थी? और ये आवाज लगातार उठ रही थी, जनता जनार्दन भी ये बात बोल रही थी कि बीजेपी से बैर नहीं, बीजेपी के काम अच्छे हैं, नीतियां अच्छी हैं, बीजेपी की कार्यशैली ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री हमें रास नहीं आ रहा, मुख्यमंत्री हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, मुख्यमंत्री की कार्यशैली हमें पसंद नहीं है। और जहां तक हमारा अनुमान है, हम जनता के बीच जाते हैं, लोगों की भावनाएं देखते हैं, लोगों के क्या विचार हैं सरकार के प्रति, विपक्ष के प्रति, नेताओं के प्रति, सारी चीजें हम देखते हैं। तो लोगों का मन भी यही कह रहा था, लोगों की आवाज भी यही थी कि मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर का प्रदर्शन बिल्कुल शून्य के बराबर। मैं तो आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं ना। मैंने आप क्यों होंगे? आप तो खट्टर भगत, आपके तो वो खट्टर भक्ति की पट्टी बंधी हुई फिर तो आप मुझसे सवाल ना पूछें, क्योंकि जब आपने ही जवाब देना है, आपने ही उसको फाइनल टच देने हैं, तो मुझसे सवाल पूछने का तो कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि देखो, मैं फिर दोबारा दोहराता हूं कि फैक्ट्स पे चलती हैं चीजें। वसुंधरा राजे सिंधिया के जाने के बाद दूसरी सरकार बनी कांग्रेस की, और इस बार जब भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया तब कोई भी सीएम का फेस नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को हटा के भजनलाल जी को सीएम बनाया गया, कोई चेहरा था ही नहीं। सरकार आई थी विधानसभा की, ये बात चर्चा में थी कि बीजेपी से बैर नहीं, वसुंधरा तरीके। कुछ लोग ऐसा नारा लगा देते हैं। राजस्थान की बात है, ये 2019 की बातें आप कर रहे हैं। और रही बात हरियाणा में, तो मैंने किसी से ये नहीं सुना कि बीजेपी से बैर नहीं, मनोहर लाल तेरी खैर नहीं, मैंने किसी से नारा कहीं नहीं सुना। मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ वो लोग जो व्यवस्था से फायदा उठाते थे और जिनको व्यवस्था परिवर्तन देख के तकलीफ हुई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे बदली हो, वो लोग हो अल्लाह और शोर शराबा कर रहे थे। और ऐसे लोग बीजेपी में भी थे, जो सोचते थे कि सरकार आई है, सत्ता आई है, तो तुम्हें सत्ता में मलाई चाटने का मौका मिलेगा। मनोहर लाल जी ने व्यवस्था दी कि राइट इज ऑलवेज राइट। अगर तुम भले ही बीजेपी के साथ हो, चाहे बीजेपी के पदाधिकारी हो, चाहे बीजेपी के मिनिस्टर हो, लोगों का काम करना पड़ेगा, लोगों का काम करके चलना पड़ेगा। हम एक नई व्यवस्था देने आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया। चलो, मनोहर लाल खट्टर ने व्यवस्था परिवर्तन किया, आपका ये मानना, आपका ये कहना है, तो क्या अब व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा? अब आपका जो सीएम है, क्या वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे? क्या वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे जैसे मनोहर लाल खट्टर कर रहे थे? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कभी भी कि जो आप, ये तो आपके शब्द है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अब नई सरकार आई, नहीं है सवाल नहीं, ये तो आपके शब्द है, आपका सवाल है, और मुझे लगता नहीं क्यों आपने मेरे से सवाल पूछा। मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं कि मनोहर लाल जी जिस लेगेसी को छोड़ के गए थे, जिस काम को छोड़ के गए थे, नायब सैनी जी उस काम को बखूबी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं जी। चलो सुनील जी, हरियाणा प्रदेश की राजनीति की चर्चा की जाए, लगातार तीसरी बार सरकार बनाते हुए रिकॉर्ड तो आपने नए बना दिए, क्योंकि किसी पार्टी की 3 बार हरियाणा प्रदेश में लगातार सरकार नहीं बनी, 2 बार बन चुकी है। तो अब क्या लगता है, आगे के चुनाव की बात की जाए, विपक्षी दल है वो तो प्रयास करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। जब तक किसी भी क्षेत्र में आपके दुश्मन नहीं, आपके विरोधी नहीं है, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो वो लोग प्रयास करेंगे, आपकी सरकार प्रयास करेगी, आपकी पार्टी प्रयास करेगी। क्या लगता है, क्या सिनेरियो देख रहे हैं, क्या जो है राजनीतिक माहौल, राजनीतिक परिस्थितियां देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश? देखिए, 2 पॉलिटिकल फैमिलीज हैं जो बड़ी हैं बीजेपी के सामने। इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी को आप एक माना, चौटाला परिवार जो देवलाल का परिवार, और दूसरा कांग्रेस। देखिए, ये जो क्षेत्रीय दल थे ज्यादातर स्टेट्स में वैसे ही खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट से बाहर नहीं निकल पाए। और पर्सनल इंटरेस्ट भी इस प्रकार से, चौधरी देवलाल चीफ मिनिस्टर, उसके बाद उनका बेटा, फिर उसके बाद उनका चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बेटा अजय चौटाला या अभय चौटाला, और उनके बाद फिर अभय चौटाला का या अजय चौटाला का बेटा। तो ये फैमिली वेस्टेंस है, और देश और प्रदेश इन सब से परेशान है, इन सब चीज़ों से परेशान है। वो इन सब चीज़ों से पिंड छुटाना चाहता है। तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी मुझे तो नज़र नहीं आती कि उनका दोबारा से कोई रिवाइवल होगा या लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि बीजेपी से उसके बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस में भी मोटा मोटी यही हालात है। अगर आप सेंटर में देखें तो एक फैमिली, नेहरू गांधी फैमिली उसको रन कर रही है, पॉलिटिकल बेस्टियन है, और कोई अप्रोच नहीं उनकी। हरियाणा आते आते भी यही हालात हो जाते हैं, ना संगठन है, ना कोई सोच है, कोई ये है कि भी आइडियोलॉजी कि हमें करना क्या है। वहाँ ऊपर नेहरू गांधी फैमिली पर वो डिपेंडेंट है, तो यहाँ जो दूसरी फैमिलीज उन पर डिपेंडेंट है, या ये मान के चले भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर डिपेंडेंट है। आपसी वाद विवाद में लोग भूले नहीं है। आपसी वाद विवाद तो बहुत छोटी बात है भाई मेरे, लोग भूले नहीं है हुड्डा का 10 साल का कुशासन,
जहां उसने किस प्रकार से जमीनों को लूटा, कैसे भाई भतीजावाद उसने आगे बढ़ाया, कितने बड़े लेवल पे करप्शन करी और कैसे अपने चहेतों को नौकरियां बांटी इन लोग, और कैसे एक भ्रष्ट सरकार उसने चलाई। तो इन बातों को भूले नहीं है लोग, भूले नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल रोहतक, सोनीपत, झज्जर का जिला परिषद का चेयरमैन बन के रह गया, बजाय कि पूरे प्रदेश को देखने गए, वो 3 स्टेट से बाहर निकला ही नहीं। इसके विपरीत आज सत्ता में जो पिछले 10 साल से पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अगर आप उसकी लीडरशिप देखेंगे तो बहुत साधारण फैमिली से आए हुए लोग ज़मीनी मेहनत करके, लोगों के बीच रह के, लोगों के बारे में सोच के, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही बहुत बड़ा संगठन भी पूरे प्रदेश के अंदर ये खड़ा हो गया है। लोग जिनके मन में ये है कि प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, वो सब बीजेपी के साथ हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा में मेजॉरिटी ऐसे ही लोगों की है जो ये चाहते हैं कि प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार अब हरियाणा में सालों साल रहने वाली है। जी, आपने भी कांग्रेस का जिक्र किया। कांग्रेस में जो चीज़ें चल रही हैं, जो स्थितियां हैं, जो माहौल है, सबके सामने है। लेकिन आपको नहीं लगता आपके बीजेपी में वैसा कुछ देखने को मिल रहा है नज़ारा? पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो आपको ध्यान होगा घमासान सब मचा हुआ है। आपके मंत्री बगावत कर रहे हैं, खुला अपनी पार्टी, अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अनिल विज जी की बात कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक बात है। वो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हैं, सीनियर लीडर हैं और उन्होंने कुछ बात के बाद सेकंड रैंक मंत्रिमंडल में, ये भी सही बात है, वो सीनियर लीडर है, मैं भी ये कह रहा हूँ। और उनकी कुछ ग्रीवेंसेस थी जो उन्होंने, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर रखना चाहिए था, बजाय कि इस बात को इतना ऊपर नहीं रखने के। और उसके अलावा ये मेरे डोमेन से बाहर की बात है। भारतीय जनता पार्टी में हर इशू को टैकल करने के लिए एक बॉडी है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक बॉडी है जो देखेगी इस चीज़ को कि ये किसी का भी जो कदम, चाहे मेरा है, अनिल विज जी का है, जो कदम उन्होंने उठाया है वो सही है, गलत है, और वही निर्धारित करेंगे चीज़ें कैरी कैसे करनी है। चलो ठीक है, वो सारी बातें ठीक हैं। हो सकता है आपकी पार्टी संगठनात्मक रूप से चलती है, आपकी पार्टी हर तरीके को आजमाने का प्रयास करती है, सारी चीजें ठीक हैं। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं, आपको नहीं लगता जो कांग्रेस में माहौल है उसका असर अब बीजेपी भी नजर आ रहा है? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। बीजेपी के अंदर कांग्रेस जैसा कभी माहौल होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। भाई मेरे बहुत डेडिकेटेड और बहुत, ये समझ के चलो आप, मोटिवेटेड लोग बीजेपी के साथ जुड़ते हैं, बीजेपी की राजनीति करते हैं, बीजेपी की लीडरशिप करते हैं। तो ऐसे लोग आते ही नहीं जो इनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट हो। इक्का दुक्का कभी कभार कोई इशू हो जाए तो बात अलग है, उसको भी बहुत अच्छे से टैकल कर लिया जाएगा। आप देखोगे कि अगर 10 दिन में आपको समझ नजर ही नहीं आएंगी ऐसी चीजें क्या हुई क्या नहीं। इसमें लगातार चर्चाएं चल रही हैं। जब से कारण बताओ नोटिस से अनिल विज को थमाया गया है, कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी, गाज गिरेगी, एक्शन होगा, कुर्सी जा सकती है, बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या स्थितियां हैं पार्टी के अंदर खाते क्या चल रहा है? मैं आपको कह रहा हूँ, ये मेरे डोमेन से बहुत दूर की बात है। पॉलिटिक भारतीय जनता पार्टी में अपना एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता कोई कदम उठाता है तो उसको किस तरह से टैकल करना है, तो पार्टी इसको बहुत अच्छे से जानती है। प्रिंस भाई मैं दोबारा दोहराऊंगा, ये मेरे चर्चाएं चल रही है तो उसको लेकर आप क्या सोच? नहीं, मुझे ये सोचना ही नहीं है। वो जिस चीज़ के अपना जिस गांव जाना ही नहीं तो उसका रास्ता अपने को क्यों पता करना है? तो ये अपने सोचने से बाहर की बात है। मैं जानता हूं, सोचना नहीं, मैं जानता हूं पार्टी में, मैं कह रहा हूं, मैं पार्टी के अंदर अपना एक मैकेनिज्म है और ऐसे इश्यूज को कैसे टैकल करना पार्टी जानती है। यानी कि सुनील जी से सिर्फ मनोहर लाल खट्टर की बातें नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैंने इस बात को बताया ना आपको, क्योंकि ये सिस्टम है, इसको सिस्टम को समझने में मुझे लगता है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को समय लगेगा और मैं भी कोशिश कर रहा हूं मेरी पार्टी को समझने की। मैं नहीं कहता कि मैं सब चीज़ों को जान गया हूं। बता दीजिए, हमारे पास एक अंदर की रिपोर्ट आई है, सुनने में आया है कि सुनील शिवराणा जो एडवोकेट हैं, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, एक नेता की भूमिका निभाते हैं, प्रवक्ता की भूमिका लगातार निभाते हैं, चाहे है नहीं लेकिन निभा रहे हैं अपनी भूमिका, हर तरीके से जिम्मेवारी निभा रहे भाजपा के लिए। बड़ी करीबियां हैं मनोहर लाल खट्टर के साथ, बड़ी नज़दीकियां हैं, समय समय पर मुलाकातें होती हैं, लंच डिनर होता है, चाय कॉफ़ी पे चर्चा चलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। माननीय मनोहर लाल जी मेरे और मुझ जैसे कार्यकर्ताओं के लीडर हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, आदर्श मानते हैं। गाहे बगाए कभी कभार, क्योंकि पार्टी का काम करते हैं, कभी दुआ सलाम हो जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है? हमें ये भी जानकारी मिली है कि सुनील शिवराणा जो मनोहर लाल खट्टर की गाथाएं गाते हैं, वो उनसे मिलने के बाद इस तरीके की चर्चाएं करते हैं। मैं आपको फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे क्या रिश्तेदारी है मनोहर लाल जी से, और ना मैं उस इलाके का, ना कुछ नज़दीकियाँ,
ना कभी कोई ऐसा मैकेनिज्म जिससे हम आपस में एक दूसरे से मिलें। क्या एडवोकेट सुनील चौहान को कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है? लंबे समय से इंतजार है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसा ये कोई विषय ही नहीं है हमारी। आप अभी हरियाणा प्रदेश में भाजपा के अंदर संगठनात्मक फेरबदल चल रहे हैं, आपने देखा होगा। भाई ये मेरा काम नहीं है। मैं कह रहा हूँ प्रिंस भाई, ये मेरा काम नहीं है। संगठनात्मक फेरबदल चल रहे हैं, नहीं चल रहे? नहीं, वो तो पार्टी नया संगठन बना रही है। पार्टी नया संगठन, कुछ उम्मीद है सुनील चौहान को भी कहीं जगह मिलेगी? ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसे इस तरह की कोई उम्मीदें पालता ही नहीं है, और अगर कोई उम्मीदें पालता है फिर वो बीजेपी के साथ नहीं रह सकता। आपको लालसा नहीं है? मैं कह रहा हूं, मेरी लालसा ये है कि मेरा देश जो सही डायरेक्शन में जा रहा है वो इस तरह चलता रहे। मैं जानता हूं कि मेरे बच्चों का भविष्य सेफ है इस देश के अंदर, और ये देश वो नई ऊंचाइयां जिसकी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उसको बहुत जल्दी छूने वाला है। सिर्फ इतनी उम्मीदें हैं, और ये बढ़ रही चीजें आगे जा रही हैं। आपको नहीं लगता हरियाणा प्रदेश की बात हो, भारतवर्ष की बात हो, मौका परिस्थिति की राजनीति चलती है आज के दिन? जिसका मौका लगता है, जिसका दाव लगता है, वही आसमान की ऊंचाइयों पर मौका परिस्थिति की चलती थी राजनीति, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 2014 के बाद सिनेरियो बहुत बड़े तरीके से चेंज हुआ है, और वो रेगुलर कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। ये चेंज जो है कंटिन्यूअस है, हो रहा है। हरियाणा की कह रहे हैं या भारत? पूरे भारत में, पूरे भारत में तो हरियाणा में भी पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। कमिटेड लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। हरियाणा में तो इसका असर है सीधा मनोहर लाल खट्टर। 100%, बिल्कुल 100%। ये सुनील चौहान जी हैं, मनोहर लाल खट्टर के जबरदस्त भगत लगा लीजिए, अनुयायी लगा लीजिए, क्योंकि नीतियों से बड़े प्रभावित है। जिनकी बातों से साफ तौर पर आपको पता चल भी रहा होगा कि कहीं ना कहीं झुकाव जो है, पानी का ढलान जो है उधर ही है। यानी कि मनोहर लाल खट्टर की तरफ बड़ा जो है पलड़ा भारी रहता है इनका अक्सर। तो मान के चलें कि नायब सैनी भी काम कर रहे हैं। 100%, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और प्रिंस भाई, मैं समझता हूं कि आपको चीजों को एक दूसरे एंगल से भी सोचना चाहिए। मनोहर लाल जी को हटाया नहीं गया था, मनोहर लाल जी को एलिवेट किया गया था। मनोहर लाल जी को प्रदेश से सेंटर में ले जाया गया, वहां बड़ा मंत्रालय दिया गया, और हो सकता है कि इसके बाद कोई शायद और बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाए। एक बात। दूसरा, ये मैंने कहा किसी की बापोती तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी, ये भी बहुत बड़ा फैसला था। उम्र, एक मैं बताता हूं, अगली बात उम्र। माने मनोहर लाल जी लगभग 70s के हैं, तो बीजेपी ने बड़े राइट समय पर राइट डिसीजन लिया और एक युवा को मुख्यमंत्री बनाया। उनके एक्सपीरियंस का भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लंबे समय तक लाभ मिलेगा। और फाइनली इसका जो मैसेज है कि देखो किस बिल्कुल नॉर्मल भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना पद छोड़ा और अपनी आगे की राजनीति शुरू कर दी। ये देश के सुनील जी लीडरशिप को कि एक व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर के पद से उसको हटाया जाता है और वो बिल्कुल शांति से अपना दूसरा काम शुरू कर देता है। तो क्या मान के चले, मनोहर लाल खट्टर को लेकर गाय बगाए चर्चाएं चलती हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है जगत प्रकाश नड्डा को हटाकर? फिर आपकी बात है कि हटाकर, यहां हटाया नहीं जा रहा। कार्यकाल पूरा होगा तो उनको बदला जाएगा, रिप्लेस तो होगी, रिप्लेसमेंट होगी। वही बात है ना। तो जेपी नड्डा साहब का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि बीजेपी मनोहर लाल जी में भी एक ऐसी पॉसिबिलिटीज देखती है कि इनको। कितने परसेंट चांसेस मानते हैं सुनील चौहान? मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि ये पॉसिबिलिटीज हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी किसी दिन माननीय मनोहर लाल जी हो सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे सुनील जी चलते चलते? कुछ बता दीजिए मनोहर लाल खट्टर को लेके जो आपकी। देखिए, बहुत लंबी चर्चा हुई, हमने माननीय मनोहर लाल जी के बारे में चर्चा की और आपके प्लेटफॉर्म पर कई बार चर्चा की है। मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। आपने मुझे समय दिया, साथ बैठे और आपके इस प्लेटफॉर्म पर स्पेस दी, मैं आभारी हूं इसके लिए। और मैं सोचता हूं कि मनोहर लाल जी के ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए, मनोहर लाल जी को जानना चाहिए। बहुत लोगों के बहुत पॉजिटिव व्यूज आते हैं, इसको और आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि वो एक फ्रेशनेस है, वो एक फेस ऑफ चेंज है। और उनको हरियाणा के जो लोग राजनीति करते हैं उन सबको उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। खास बात धन्यवाद प्रिंस भाई, थैंक यू। हमारे साथ एडवोकेट सुनील चौहान, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता, खास बातचीत में बने हुए थे। खुलकर चर्चा की हरियाणा प्रदेश की राजनीति को लेकर, जो माहौल फिलहाल, जो परिस्थितियां फिलहाल बीजेपी के अंदर चल रही हैं, हरियाणा सरकार में चल रही हैं, उसको लेकर भी कुछ चर्चा की। लेकिन इन्होंने बात को टाल मटोल करने का काम किया, जैसे भाजपा के अन्य नेता करते हैं। तो ऐसे में आप इस बारे में क्या राय रखते हैं और इनकी बातों से आप सहमत कितना है? वास्तव में ही मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरीके से सुनील चौहान ने कहा कि काम करके गए हैं और उनका काम बोलता है, उनका नाम बोलता है। हरियाणा प्रदेश की जनता में जहां तक हमारा सर्वे है ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इनकी बातों से आप सहमत कितना है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिखूंगा। मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।